हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कोटक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आपको एक्सेल शीट में दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कोटक स्मॉल कैप फंड, इसका अगर लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। तो बेसिकली इस फंड को अगर देखा जाए तो 11.5 इयर्स हो चुके हैं, मतलब 11.5 इयर्स पहले ये फंड लॉन्च हुआ था। तो इस फंड का अगर आप कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.5 इयर्स में, तो 22.35% तक का रिटर्न है। और अगर आप इस फंड का रिटर्न देखें तो 22.17% तक का रिटर्न है। मतलब इसने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, मतलब बड़े ज्यादा मार्जिन से बीट नहीं कर पाया। आप देख पा रहे बस 0.2% का डिफरेंस है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ये अपने कैटेगरी के बराबर ही रिटर्न इसने लगभग दे ही रखा है। अब यहाँ पे अगर आप कैटेगरी रिटर्न 5 साल का अगर आप कंपेयर करें तो 5 साल में कैटेगरी रिटर्न देखिए तो 32.27% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न देखिए 5 साल में तो 32.12% तक का रिटर्न, मतलब ये कैटेगरी के आसपास ही रिटर्न देता है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको बराबर ही मान सकते हैं रिटर्न को। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब डिसीजन आगे पर आपको चलेगा कि मतलब कैटेगरी से रिस्क कितना लेता है। मतलब अगर कम लेता है तो रिटर्न इतना इतना दे रहा है तो ठीक ठाक आप इसे मान सकते हैं। मान लीजिए अपने यहाँ पे 1000 रुपए तक इसमें एसआईपी किया होता है 10 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपके कन्वर्ट होकर बन गया होता है 4,62,000 रुपीज। मतलब आपका पैसा जो है यहाँ पे 3 गुना से ज्यादा हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब सिर्फ 10 साल में आपका पैसा जो है यहाँ पे आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होके 4,62,000 रुपीज बन जा रहा है। अगर मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्ट करके आपने गोल्ड पे किया होता तो गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट था उसमें भी 1,20,000 रुपीज होते, और उसमें जो अमाउंट बन गया होता आपका 1,96,000 रुपीज 10 साल में। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हो, मेजर डिफरेंस है इस फंड में और गोल्ड के रिटर्न में। अगर मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता है 1,74,000 रुपीज। मतलब देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत आपको दिख रही होगी, मतलब डिफरेंस कितना ज्यादा बन रहा है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो इसमें रिटर्न जो है वो अबव एवरेज आप मान सकते हैं, मतलब ठीक ठाक सा रिटर्न है। हाँ, आपको मैसिव रिटर्न दिख रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली अगर देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी होता है। तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न तो नहीं है, लेकिन कैटेगरी के साथ साथ रिटर्न दे रखा है तो बुरा भी नहीं है। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क कैटेगरी के हिसाब से एवरेज रहता है, मतलब ना ज्यादा ना कम कैटेगरी के हिसाब से। ये मत सोचिए कि यार मतलब एवरेज रिस्क है मैं जाके इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, भाई स्मॉल कैप फंड है और एवरेज रिस्क लेके चल रहा है, नहीं। कैटेगरी के हिसाब से ये एवरेज रिस्क लेके चला है। कैसे, ये अभी नीचे डिस्कस करेंगे। देखिए जो इसका बीटा है वो आप देख पा रहे 0.67 है, और इसका कैटेगरी क्या है 0.8। तो अपने आपको मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर 1 से नीचे बीटा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो कैटेगरी इसका देखिए तो 0.8 है, उसे तो 0.8 से भी कम है, 0.67 है। तो बीटा बेसिकली बताता क्या है कि आपका जो पर्टिकुलर फंड है वो वॉलिडिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, तो इसका वॉलिडिटी कितना है बेंचमार्क के हिसाब से। तो देखा जाए 0.67 एकदम ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ये वॉलेटाइल होगा ही होगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता है कि आपका एवरेज रिटर्न जितना है उसे प्लस माइनस कर दीजिए तो उसका आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता है। मतलब मान लीजिए आपका इस पर्टिकुलर फंड का एवरेज रिटर्न 20% है, मतलब 20% इसका रिटर्न मिलता ही मिलता है, तो उसका प्लस 12.98 कर दीजिए इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो आप 20 प्लस 12.98 कर देंगे तो 32.98 आपका परसेंट रिटर्न मिल सकता है इस साल, या फिर 20 माइनस 13 12.98%। 12.98 आप कर दीजिए तो आपको कितना परसेंट, मतलब 7% या फिर 7% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये जो आपका पता चलता है कि कितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं, और कितना नेगेटिव में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो है आपका देखा जाए जितना कम हो ये भी अच्छा होता है। तो आपका कैटेगरी जो है वो 15.33 है, लेकिन इस फंड का अगर देखें तो 12.98 है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस कैटेगरी से भी कम है, तो ये एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इसके लिए। तो ये रिस्क जो है ये थोड़ा बहुत कम लेता है एज कंपेयर टू इट्स कैटेगरी, और आपको रिटर्न जो है लगभग बराबर ही दिलवा रहा है अगर आप देखें जो इसके कैटेगरी है कैटेगरी से। अब इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपीज से कर सकते हैं, और आप अगर इसमें लमसम करना चाहते हैं तो 100 रुपीज से लमसम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक रहेगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कम अमाउंट में, मतलब आप देखिए आजकल तो बच्चे लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कम अमाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ये एकदम बढ़िया है फंड।
लॉक इन पीरियड इसकी बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं पैसे सेल करके। और ईएम साइज की बात करें तो 13,882 करोड़ रुपीस तक का ईएम साइज है। तो ईएम साइज मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर ईएम साइज कम होता है तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि ये वेल एस्टैब्लिश फंड नहीं होता, लोगों का भरोसा नहीं होता, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको डर लगता है। अगर ईएम साइज ज्यादा होता है तो उसमें मैनेजमेंट की दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट ईएम साइज है, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बता रखा है, अगर आपका फंड 10 साल से ज्यादा पुराना है तो आपका जो ईएम साइज 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में है, तो डेफिनेटली उसको आप एक परफेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे 13,882 करोड़ रुपीज तक है। तो ईएम साइज होता क्या है कि इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि देखिए, दिमाग तो आप लगा नहीं रहे, फंड मैनेजर आपका दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको एक हिस्सा देना बन जाता है। तो हिस्सा जो है आपको प्रॉफिट का 0.43%, तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है 1% से नीचे होना जरूरी होता है। 1% से अगर 1% तक रहता है ना, तो आपका लॉन्ग रन में वो लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। लेकिन 0.43% परफेक्ट एक्सपेंस रेशियो इसको मान सकते हैं, तो पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले सेल करके एग्जिट मार लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट टर्म टैक्स होता है। और अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक होल्ड करिए, 1 साल के बाद अपने सेल करता है, तो 12.5% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका 1,25,000 से ज्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पे आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अब मान लीजिए आपने 1 साल पहले आपने सेल कर दिया, तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा 1% का। 1 साल से पहले अगर आपने सेल करा, 1 साल के बाद अगर आपने सेल करा, तो कोई एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में इसका 18.11% तक का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 76.37% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में इसमें 5.52% तक का एलोकेशन है। तो अब देख पा रहे हैं कि जो स्मॉल कैप फंड है, तो डेफिनेटली सेबी के जो गाइडलाइन है उसमें 68% तक का स्मॉल कैप फंड तो होना ही चाहिए, मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स तो होने चाहिए। तो 76% तक का ले रखा है, तो एकदम ठीक ठाक है। लेकिन रिस्क यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ले रखा है कि मिड कैप में 18.11% तक का इनका एलोकेशन है, तो दोनों में रिस्क लेके अगर देखे जाए तो 95% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है, और सिर्फ 5% ही जो है लार्ज कैप में इनका मतलब एलोकेशन है। तो रिस्की फंड है, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड है, तो रिस्की फंड रहेगा ही रहेगा। अब सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल्स जो है वो 39.12% तक का इनका एलोकेशन है सेक्टर में, और कंज्यूमर साइक्लिकल में इनका सेक्टर में इनका 22.40% का एलोकेशन है, बेसिक मेटल में 17.59% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 8.40% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 3.61% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.29% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2.74% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 1.87% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 0.95% का एलोकेशन है। तो अब एलोकेशन के मामले में देखना है कि डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा कम हो रखा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर साइक्लिकल, बेसिक मेटल और हेल्थ केयर, ये 4 सेक्टर में टोटली डिपेंडेंट है फंड। अगर ये 4 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है आपको, ये तो ये जो पर्टिकुलर फंड है आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो सकता था 5 या 6 में, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन जो ज्यादा बढ़ा दिया है 4 सेक्टर्स में, तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक रहेगा। अब यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो 2 फंड मैनेजर, एक हरीश बिहानी, इनका एक्सपीरियंस है 0.53 इयर्स, और सेकंड जो है वो आपका अर्जुन खन्ना, इनका एक्सपीरियंस है 2.01 इयर्स का। तो एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ा अच्छा खासा रहता है कि आप रिसर्च करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर की उन्होंने पास रिटर्न कैसे दिलवाए हैं और इन्होंने किस किस फंड पे काम किया है, तो वो थोड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा। तो रेटिंग की बात करें तो 3/5 रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी क्या रहती है कि एक तो यहाँ पे फंड मैनेजर थोड़े कम एक्सपीरियंस्ड है, जो सेक्टरल एलोकेशन है थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रिक है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मतलब और डाइवर्सिफाई हो सकता था, लेकिन इन्होंने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो थोड़ा सा इन्होंने देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा, थोड़ा सा ये ज्यादा ही ले लिया, 95% तक एलोकेशन है। तो लार्ज कैप में इसमें थोड़ा ज्यादा हो सकता था, मिड कैप में कम कर सकते थे, या स्मॉल कैप में थोड़ा और कम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया है। तो डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड है तो रिस्क रहेगा। तो पॉजिटिव की बात करें तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो बहुत अच्छा है, एएम साइज बहुत अच्छा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी बढ़िया है, लेकिन वैसे में देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वॉलिडिटी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल रिटर्न भी बहुत ही मैसिव है, तो माना जाएगा एकदम बढ़िया फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंक्लूजन में बताऊं, डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, और आपका सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, तो डेफिनेटली आपको टाइम फ्रेम ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब 7 से 10 साल, 10 साल तक तो मिनिमम आप लेके ही चलिए। और एसआईपी चूज करिए, इसमें लमसम करने की मत सोचिए, क्योंकि ये ज्यादा रिस्की फंड होते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो सारी छोटी छोटी कंपनीज है, उसमें ज्यादा पैसा इसमें लग रखा है, तो छोटी कंपनीज में डूबने के चांसेस भी बहुत रहते हैं, और इनमें पोटेंशियल भी हाई रहता है कि
कि लॉन्ग रन में आपका लार्ज कैप कंपनी बन जाए, जैसे टाटा कंपनी हो गया या जियो कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, वैसा बन सकती है। तो ये जो चांस है ये इसके भी है और डूबने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन हाँ, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ये मत सोचिए कि आपका रातों रात कोई म्यूचुअल फंड का पैसा लेके भाग जाएगा। मार्केट में अगर स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो ये कोई जुआ मत सोचिए कि ऐसा कोई सट्टा है या जुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज, जो भी आप करते हैं वो आप खुद रिसर्च करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप दूसरे भी स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया। वैसे भी कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो इससे थोड़ा बहुत बेहतर आपको दिखेंगे हर मामले में, मतलब वॉलिडिटी के मामले में थोड़ा कम दिखेगा, रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा दिखेगा। तो वो भी आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छा खासा फंड है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, स्मॉल कैप फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अगर कम रिस्क टेकर है तो आपका पोर्टफोलियो का 10% ही स्मॉल कैप में होना चाहिए। और अगर थोड़ा मीडियम रिस्क टेकर है तो आप 20 से 30% तक आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में होना चाहिए। और अगर ज्यादा रिस्क टेकर भी है तभी अपने पोर्टफोलियो में 40% से ज्यादा एक्सीड मत करिए, क्योंकि अगर आप 100% स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने बुरा फेज देखा नहीं है। इसमें बुरा फेज जब आता है तो जब लार्ज कैप अगर 15-20% गिरते हैं तो ये 40-50% से नीचे गिर जाता है। तो ऐसा सिचुएशन आपका ना आए, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। लमसम मत करिए कभी स्मॉल कैप फंड में, एसआईपी जारी रखिए ताकि एवरेज आउट होके आपका पैसा अच्छा खासा रिटर्न दे सके लॉन्ग रन में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।